Assalamualaikum everyone. Assalamualaikum dear students. Welcome to tutrip.com, which is the free study platform for the students of metric, FSC, O levels, and A levels. And it is providing free opportunities for the students who are going to appear in exams for the session 2022. आप यहाँ पर रजिस्टर करने के लिए और फॉर मेकिंग अकाउंट प्लीज विजिट www.tutric.com tutriq.com। वहां पर जाकर आप अपना अकाउंट क्रिएट करें। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप अपनी जो है रिलेटेड क्लास को ज्वाइन करें। देन यू विल गेट द स्केड्यूल ऑफ द क्लासेस, उनकी टाइमिंग्स आपको मिलेंगी और जिस तरह सिलेबस कवर किया जाएगा फॉर योर एग्जाम्स वो भी आपको मिलेगा। आप जिसको लॉगिन करें, रजिस्टर करें, इसको विजिट करें एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड क्लास फेलोज ताकि वो भी इसको ज्वाइन करें। I am Ms. Ashraf and I will be taking your biology classes for those students who are going to appear in CAIE Canada examination for the सेशन 2022। तो हम इसमें सिलेबस भी 2022 का कवर करेंगे। 2023 का जो है हम आफ्टर एग्जाम्स उसको हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे और स्टार्टिंग से कवर करेंगे। These classes have been started from last week और इसमें हमने फर्स्ट 3 चैप्टर्स जो है उसको कवर कर लिए हैं। पेपर 1, पेपर 2 और जो पेपर 6 है हम कुछ जो है हम साथ ही स्टार्ट करेंगे। आज वी हैव प्लान्ड कि हमने जो है आज प्लान न्यूट्रिशन को स्टार्ट करना है और आज हम उसका पेपर 1 और पेपर 2 भी ट्राई करेंगे कि हम उसको क्विकली जो है कुछ क्वेश्चन उसके देख लें और जो जिन चैप्टर्स को हमने कवर कर लिया है उनका इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से जो है हम उसको भी साथ लेके चलते रहेंगे ताकि हमारे एग्जाम की जो प्रिपरेशन हो जाए और क्विक जो है हम ओवरऑल सारे चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे। राइट, तो आज जो हम जल्दी से प्लांट न्यूट्रिशन को रिवाइज करते हैं। अच्छा, हमारे पास जो है बेटा ऑर्गेनिजम्स जो हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, इसको हमने स्टार्टिंग में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। और हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड। अगर हम ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है it can be autotrophic and it can be heterotrophic. Those organisms which can prepare their food उनको हम बोलते हैं autotrophic. So mode of nutrition के there are different methods. एक autotrophic है और एक heterotrophic है। Plants they are autotrophic because they can prepare their food और plants के साथ साथ हम इसको कहते हैं plants are autotrophic। plants के साथ साथ which other organisms are autotrophic? Yes, I can see some of the students present. If they can help me out. Yes, Manu, beta, you can answer if you know that what are the autotrophic organisms. Fatma, you can also answer. Autotrophic plants are autotrophic because they can autotrophic are those that make their food by themselves. Autotrophic which can prepare their food and plants के अलावा और कौन-कौन से ऑटोट्रॉफिक होते हैं? Algae. Yes, algae are also autotrophic. इसके अलावा भी कोई होता है? Any other organism which comes to your mind? Algae are also autotrophic. Other than algae, is there any other organism? Bacteria. Yes. Some of the bacteria are autotrophic and some of the bacteria are heterotrophic. So bacteria जो है वो हमारे पास दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन में इंक्लूडेड होते हैं, ऑटो भी होते हैं और हेट्रो भी होते हैं। अच्छा,
Can you give examples of heterotrophic organisms? Human beings and animals. Heterotrophic are, yes, good. These are human beings and animals. अच्छा, इसके अलावा जो हमने 5 kingdoms स्टडी किए हैं उनमें कौन से होते हैं? Animals are heterotrophic, they cannot prepare their food, they take from other organisms. इसके अलावा और कौन से होते हैं? Fungi are also heterotrophic, ठीक है, and some bacteria are also heterotrophic, they cannot prepare their food. ठीक है, तो अब हम प्लांट का जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखते हैं. आज वी हैव डिस्कस्ड कि ये क्या है. ये हमारे पास ऑटोट्रॉफिक है, means कि they prepare their food. Now we are going to see कि how do they prepare their food. अच्छा, प्लांट्स जो है बेटा ये प्रिपेयर करते हैं अपना फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. राइट, फोटोसिंथेसिस में इनको कौन सी चीजों की जरूरत होती है? दे नीड कार्बन डाइऑक्साइड, they need water, and in the presence of sunlight and chlorophyll ये क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, which is mostly in the form of glucose, and along with this carbon oxygen gas is also released as a byproduct. तो फॉर फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हमने इस इक्वेशन को एज इट इज लर्न करना है. राइट, और इक्वेशन जो है ये 2 मार्क्स की आती है और उसमें हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी होती है. बैलेंस अगर हम इसको करते हैं तो अभी हम नीचे जो है इसको बैलेंस भी कर लेते हैं. 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसमें रिएक्ट करते हैं विद 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनता है. राइट, और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन भी बनते हैं. बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का जो है बेटा हमें 1 नंबर मिलता है. ठीक है, सो दिस इज 6 एंड 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आता है इन एग्जाम्स तो तब जो है हमें ये बैलेंस के ही नंबर दिए जाते हैं. 1 मार्क इज फॉर बैलेंसिंग. राइट, अच्छा, 1 नंबर जो है ये करेक्ट रिएक्टेंट्स का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और 1 नंबर जो है वो करेक्ट प्रोडक्ट्स का होता है. समटाइम्स ये जो इक्वेशन होती है दिस इज फॉर 3 मार्क्स. तो जो 1 नंबर होता है दैट इज फॉर सनलाइट एंड क्लोरोफिल कलेक्टिवली, 1 नंबर इसका भी होता है. अच्छा, इफ इट्स इन द वर्ड तो हमने इसके अभी देख लिया है कि मार्क्स की डिवीजन किस तरह होती है. अगर इफ इट्स इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, अगर वर्ड्स की फॉर्म में हमने ये इक्वेशन लिखनी होती है तो अगेन जो है वर्ड्स इट्स वेरी सिंपल एज इट इज, और इसकी जो मार्किंग है अगेन इट विल बी इन द सेम वे जैसे इक्वेशन की होती है ऊपर. ठीक है, फॉर्मूलाज की फॉर्म में होती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, रिएक्टेंट्स का 1 नंबर, प्रोडक्ट्स का 1 नंबर, एंड देन सनलाइट एंड क्लोरोफिल का 1 नंबर होगा. अच्छा, इसमें होता क्या है, ओवरऑल हम रिएक्शन देखते हैं, ओवरऑल रिएक्शन भी हम लिख सकते हैं. ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन में हमारे पास बेटा 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है, 6 molecules of carbon dioxide they react with 12 molecules of water, right, in the presence of sunlight and chlorophyll, और ये बनाते क्या है? 1 molecule of glucose C6H12O6 along 6 molecules of oxygen. इसके साथ साथ जो है they also form 6 molecules of water. ठीक है, अच्छा, इसमें जो है 6 molecules of water भी बनते हैं. अच्छा, 6 molecules ऑफ वाटर आप देखें कि यहाँ पर जो देर आर 12 molecules ऑफ वाटर ऑन रिएक्टेंट साइड एंड 6 molecules ऑफ वाटर ऑन द प्रोडक्ट साइड. तो इस केस में क्या होता है कि आप देखिए हमारे पास जो है 6 molecules ऑफ प्रोडक्ट विच आर वाटर विच आर अकरिंग ऑन द प्रोडक्ट साइड, इसको हम बैलेंस करते हैं विद 6 molecules ऑफ वाटर विच आर अकरिंग ऑन द रिएक्टेंट साइड. तो हमारे पास पीछे हम यूं कहते हैं कि हमारे पास 6 molecules ऑफ वाटर रह जाते हैं विच रिएक्ट विद वाटर, बिकॉज 6 जो है दे आर ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड. तो हम उसको बैलेंस करके कैंसल आउट करके हम यहाँ पे 6 लिख देते हैं. अदरवाइज 12 जो है हम वो भी लिख सकते हैं बिकॉज रिएक्शन में बेसिकली हमारे पास यूज 12 molecules होते हैं. अच्छा, इतनी डिटेल जो है ऑफ रिएक्शंस
या इसकी केमिस्ट्री जो है वो हमें उसकी जरूरत नहीं है, बट वी शुड अंडरस्टैंड के समटाइम्स हमें यहाँ पर जो है 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स नजर आते हैं इन इक्वेशन, ठीक है, और हमें जो है 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है वो नजर आते हैं ऑन प्रोडक्ट साइड। तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो रिएक्टेंट साइड पर 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर नजर आ रही हैं और प्रोडक्ट साइड पर नजर आ रही हैं, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बनाने के लिए 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर की ब्रेकडाउन होती है, ठीक है। इससे फिर जो है 6 मॉलिक्यूल्स हमारे पास प्रोडक्ट साइड पर भी रिलीज होते हैं। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, 6 मॉलिक्यूल्स को बैलेंस कर देते हैं विद द 6 मॉलिक्यूल्स व्हिच आर अपीयरिंग ऑन द रिएक्टेंट साइड। तो इसका हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन में 6 भी लिखते हैं, ठीक है। हम मॉलिक्यूल्स को भी बैलेंस कर देते हैं, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल, अगर हम करना चाहते हैं तो कर देते हैं, ठीक है। इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ कार्बन हम देखते हैं हमारे पास, इस साइड पे हम रिएक्टेंट साइड के कैलकुलेट करते हैं, इस साइड पे हम प्रोडक्ट साइड के करते हैं। 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ हमारे पास कार्बन है, ठीक है, कार्बन इज 6। अच्छा, अब हम देखते हैं हाइड्रोजन कितने हैं। यस, इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड इन लेटिंग मी नो के कार्बन हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं, महानूर, इफ यू कैन हेल्प मी इन लेटिंग मी नो के हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं ऑन रिएक्टेंट साइड, आप जस्ट बताएं। Miss, over here 12 hydrogen atoms are present. 12 है, ठीक है। 6 2s are 12 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन के कितने हैं? 6 oxygen atoms are present in the water, 6 and 6 and 12 over here as well. 12 इस साइड पर है और 6 ये है हमारे पास, 12 प्लस 6 तो ये हमारे पास 18 जो है वो ऑक्सीजन ऑन रिएक्टेंट साइड। अच्छा, इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हम प्रोडक्ट साइड पर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, कार्बन जो है 6 है, यस आई कैन सी ओनली कार्बन इन ग्लूकोज C6, तो आप देखें यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन के हम देखते हैं, हाइड्रोजन के कितने हैं, आप हाइड्रोजन के देखें C6H12, ठीक है, ये है। तो इसमें हमारे पास हाइड्रोजन के 12 मॉलिक्यूल्स हैं, और ऑक्सीजन के आप कैलकुलेट करें, ऑक्सीजन के कितने हैं, 6 2s are 18. 6 2s are 12 और 6 ये भी है, ठीक है। 6 are here in glucose, so 12 plus 6 these are 18। तो इसका मतलब है कि इसमें हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑन द रिएक्टेंट साइड आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑन प्रोडक्ट साइड। तो ये हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, दिस विल गिव अस 2 मार्क्स, इस तरह हमें लिखना है इसको। अच्छा, अब बेटा फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है या कोई भी रिएक्शन है विच इज कैटलाइज्ड बाय एंजाइम्स, या रेस्पिरेशन का रिएक्शन है या कोई और भी रिएक्शन आएगा, तो उसमें हमारे पास क्या होता है, एक लिमिटिंग फैक्टर होता है, राइट। व्हाट इज द लिमिटिंग फैक्टर? लिमिटिंग फैक्टर वो होता है जो लिमिट करता है या रिस्ट्रिक्ट करता है हमारे रिएक्शन रेट को, जिसकी वजह से हमारा जो रिएक्शन का रेट है वो स्लो डाउन होता है या कम होता है, ठीक है, और हमारे पास जो प्रोडक्ट रिलीज हो रहा होता है वो भी कम होता है। तो लिमिटिंग फैक्टर कौन सा हो सकता है, ये आपने हमेशा याद रखना है, इट्स वेरी इजी, ठीक है। जो भी हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं विच आर रिएक्टिंग एंड कैरिंग आउट द प्रोडक्ट, जैसे हम फोटोसिंथेसिस में देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है, तो इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दे बोथ कैन बी द लिमिटिंग फैक्टर। इन दोनों में से हमने जैसे यहाँ पर अभी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में देखा है कि 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करते हैं विद 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब अगर हमारे पास यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड के, ठीक है, और 6 मॉलिक्यूल्स वाटर के हैं, तो 2 मॉलिक्यूल जो हैं दे आर लेस देन 6 एज 6 आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो अब ये जो 2 मॉलिक्यूल हैं दे आर एक्चुअली लिमिटिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड इस केस में हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर है। अगर हम इसको इंक्रीज करते हैं बाय 6 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, अगर हम इसके 6 मॉलिक्यूल्स करते हैं तो फिर हमारे पास 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज सिंथेसाइज होगा। तो इसका मतलब है कि रिएक्शन में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड वाज द लिमिटिंग। इसी तरह दूसरा रिएक्टेंट क्या है, दैट इज वाटर। वाटर कैन आल्सो बी द लिमिटिंग इफ इट इज प्रोवाइडेड इन शॉर्ट अमाउंट या लिमिटेड सप्लाई में, तो इट कैन आल्सो बी द लिमिटिंग फैक्टर। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसके अलावा आप देखें कि सनलाइट इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट दिस रिएक्शन।
और अगर सनलाइट नहीं है, बाकी चीजें जो है ये सफिशिएंट है, तो स्टिल जो है रिएक्शन विल नॉट अकर, तो सनलाइट कैन आल्सो बी द लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज आप देखें, क्लोरोफिल इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस, और अगर क्लोरोफिल अगेन, ठीक है, इट इज इन लिमिटेड अमाउंट या इट इज एब्सेंट, तो इट विल अगेन रिस्ट्रिक्ट और रेट ऑफ रिएक्शन, और हमारा रिएक्शन नहीं होगा, तो इट कैन ऑल्सो बी द लिमिटिंग फैक्टर। तो इसको याद करने का बहुत एक आसान तरीका है, जो भी रिएक्टेंट्स है, ठीक है, विच आर कैरिंग आउट द रिएक्शन, रेस्पिरेशन में ये रिवर्स हो जाती हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन में ग्लूकोज रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन और फिर हमारे पास ये प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो रेस्पिरेशन में ग्लूकोज अगर काम है तो इट कैन बी द लिमिटिंग फैक्टर, अगर ऑक्सीजन काम है तो इट कैन ऑल्सो बी द लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, फिर इसके साथ साथ टेम्परेचर जो है बेटा वो भी लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है, विच इज नॉट मेंशन हियर। और आपने याद रखना है, हमने पीछे लास्ट क्लास में एंजाइम्स को स्टडी किया था और हमने देखा था कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जितने भी रिएक्शंस हैं ऑल आर कैरिड आउट बाय एंजाइम्स। ठीक है, और हमने देखा था कि जो एंजाइम्स हैं दे वर्क एट ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच। अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर और पीएच इज नॉट प्रोवाइडेड, तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर और पीएच भी क्या हो सकता है, लिमिटिंग फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, ये हो गया लिमिटिंग फैक्टर। और लिमिटिंग फैक्टर जो है हम यहाँ पे एग्जाम्पल भी देखते हैं, और इसके साथ साथ जो है हम कुछ इसके पेपर 1 के क्वेश्चन भी कर लेते हैं। अच्छा, आप ये देखें कि एक्स एक्सिस के ऊपर लाइट इंटेंसिटी है, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है दैट इज ऑलवेज टेकन ऑन एक्स एक्सिस। लाइट इंटेंसिटी जो है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, बट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो इट इज डिपेंडिंग ऑन लाइट इंटेंसिटी। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है दैट इज ऑलवेज टेकन ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, दिस हॉरिजॉन्टल इज द एक्स एक्सिस, और ये जो rate of photosynthesis that it's taken on y-axis because this is the dependent variable, this is depending on light intensity। जहाँ पर एक ही फैक्टर शो किया हुआ है, इसका मतलब है कि हमारे पास जो बाकी फैक्टर्स हैं वो क्या है, दे आर इन सफिशिएंट सप्लाई। तो अब आप इस रिएक्शन में देखें, यहाँ से फॉर एग्जाम्पल दिस इज एक्स। ठीक है, यहाँ तक आप देखें कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीजिंग अप टिल दिस पॉइंट। इसके बाद आप देखें कि रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ से यहाँ जो है इट हैज बिकम कांस्टेंट। लाइट इंटेंसिटी हम अभी भी इंक्रीज कर रहे हैं। आप देखें कि लाइट इंटेंसिटी इज बीइंग इंक्रीज्ड आफ्टर एक्स, बट रेट ऑफ रिएक्शन आप देखें कि ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया है। ठीक है, दिस हैज बिकम कांस्टेंट। तो अब इसका मतलब है कि आफ्टर एक्स, यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे ले जाते हैं बिकॉज यहाँ पे भी हमें कर्व नजर आ रही है, दिस इज एक्स। आफ्टर एक्स आप देखें कि लाइट इंटेंसिटी इज नो मोर द लिमिटिंग फैक्टर। अब लिमिटिंग फैक्टर हमारे पास कौन सी चीज हो सकती है, जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वाटर भी हो सकता है, और सनलाइट में से हमने जो है वो देख लिया है, इट्स नो मोर द लिमिटिंग फैक्टर आफ्टर एक्स। तो क्लोरोफिल भी हो सकता है, ठीक है, फिर टेम्परेचर भी हो सकता है, सो दीज कैन ऑल्सो बी द लिमिटिंग फैक्टर, कोई भी इनमें से हो सकता है। तो हम 1 बाय 1 एक फैक्टर को इंक्रीज करते हैं और उसका इफेक्ट देखते हैं। अगर टेम्परेचर, अगर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होता है बाय इंक्रीजिंग दैट पर्टिकुलर फैक्टर, तो इसका मतलब है कि आफ्टर एक्स वो जो फैक्टर था दैट वाज द लिमिटिंग फैक्टर। इसी तरह आप कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन देखें, ये भी वैसे ही इट विल इंक्रीज अप टू अ सर्टेन पॉइंट, यहाँ तक आप देखेंगे इंक्रीज हो रही है आफ्टर एक्स। आफ्टर एक्स जो है इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नो मोर द लिमिटिंग फैक्टर। फिर हमारे पास लाइट इंटेंसिटी हो सकती है, टेम्परेचर हो सकता है, वाटर की कंसंट्रेशन हो सकती है, या कोई और फैक्टर हो सकता है। अच्छा, टेम्परेचर के केस में आगे जितने भी रिएक्शंस हैं हमने एंजाइम्स में स्टडी कर लिया था। टेम्परेचर के केस में always we will get a bell shaped curve. What does this bell shaped curve shows? Bell shaped curve shows कि इसमें जो है हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, जहां तक आप देखिए रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हुआ है। इसके बाद इट ऑलवेज गोज डाउन, एंजाइम्स में भी हमें बेल शेप कर्व मिलेगी, राइट। इसी तरह हमें पीएच में भी हमेशा आपने देखना है कि हमें बेल शेप कर्व मिलती है, और बेल शेप कर्व क्या शो करती है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, फ्रॉम फॉर एग्जाम्पल दिस इज द एक्स पॉइंट। एक्स के बाद यहाँ से यहाँ इट इज शोइंग कि रिएक्शन रेट इज गोइंग डाउन और इट इज डिक्रीजिंग।
ठीक है, तो ये डिक्रीज शो करता है कि जो रिएक्शन रेट है दैट हैज बीन डिक्रीज्ड, और इस केस में टेम्परेचर हैज डीनेचर्ड द एंजाइम्स। अब जब एंजाइम्स ही नहीं है तो रिएक्शन रेट इसमें नहीं होगा, इंक्रीज नहीं होगा। इसी तरह पीएच भी, ये डाउनवर्ड एरो क्या शो करता है, दिस शोज दैट द रिएक्शन रेट हैज डिक्रीज्ड एंड एंजाइम्स हैव डीनेचर्ड। पीएच और टेम्परेचर जो है ये एंजाइम्स को इफेक्ट करते हैं, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। अच्छा, ये तो हमने वन बाय वन क्या किया है, हमने वन बाय वन फैक्टर्स को डिस्कस किया है। अब हम ओवरऑल फैक्टर्स को देखते हैं। जैसे लाइट इंटेंसिटी, we have taken one factor और rate of photosynthesis is taken on y axis। अब इसमें आप देखें कि जैसे यहाँ से यहाँ पर हम जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट x है, तो यहाँ पर we can see that rate of reaction has increased। अब इस पॉइंट पर देखें, आफ्टर x light intensity is increasing but rate of reaction has become constant। तो इसका मतलब है कि आफ्टर x लाइट इंटेंसिटी इज नो मोर द लिमिटिंग फैक्टर। हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है, या दूसरा कौन सा फैक्टर हो सकता है, दूसरा जो है इट कैन बी टेम्परेचर। टेम्परेचर भी हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है। अच्छा, हमने स्टार्टिंग में टेम्परेचर जो था इट वाज कांस्टेंट विच वाज 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हमने 1 ली थी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, वन बाय वन हम इन फैक्टर्स को चेक कर लेते हैं कि इनमें से कौन सा जो है इट इज द लिमिटिंग फैक्टर। हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया है, वी हैव इंक्रीज टेम्परेचर फ्रॉम 20 to 30। तो आप देखें थोड़ा सा हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन हैज इंक्रीज्ड अप टिल दिस पॉइंट, थोड़ा सा ऊपर हुआ अपवर्ड। ठीक है, ऊपर ये जो कर्व है दिस इज शोइंग कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हैज बीन इंक्रीज्ड। अब आप देखें कि फर्दर इस टेम्परेचर के ऊपर भी लाइट इंटेंसिटी इज आल्सो इंक्रीजिंग, टेम्परेचर भी हमने 30 किया हुआ है, स्टिल आप देखें कि कर्व जो है इट हैज बिकम कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पर आप अगेन कर्व देखें, इट हैज बिकम कांस्टेंट। इसका मतलब है कि अब जो है हमारे पास 30 टेम्परेचर में भी या तो हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें, ठीक है, या हमारे पास लाइट इंटेंसिटी आपने देखा है वी आर इंक्रीजिंग लाइट इंटेंसिटी, और लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसको हम y लेबल कर लेते हैं, दिस पॉइंट इज y के ऊपर लाइट इंटेंसिटी इज नॉट द लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, टेम्परेचर 30 जो है दिस कुड बी द लिमिटिंग फैक्टर। हम टेम्परेचर को भी इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से फर्दर 40 भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड विच इज केप्ट कांस्टेंट 0.1 कंसेंट्रेशन हमने ली थी कार्बन डाइऑक्साइड की, तो इट कैन आल्सो बी द लिमिटिंग फैक्टर। अब हम क्या करते हैं, हम टेम्परेचर को 20 करते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन को हम क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं बाय 0.2%। तो हमने देखा है कि अगेन वी कैन सी दैट देयर इज स्लाइट इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन विच शोज के हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन लिमिटिंग फैक्टर थी एट 20। अगर हम 20 पर भी x के बाद भी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन को इंक्रीज करते तो हमारा रिएक्शन थोड़ा सा इंक्रीज होना था। अब आप देखें z के बाद दिस इज नॉट द लिमिटिंग फैक्टर, लाइट इंटेंसिटी नहीं है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड को हमने इंक्रीज किया है, तो अब कार्बन डाइऑक्साइड भी, अब यहाँ पर जो है z के बाद आप देखिए हमने z के ऊपर टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज 0.2 लाइट इंटेंसिटी। तो आप देखिए ना, इसके बाद भी आप देखें कि लाइट इंटेंसिटी जो है इट इज इंक्रीजिंग। आप देखें इसके बाद लाइट इंटेंसिटी भी हम इंक्रीज कर रहे हैं, बट हमारा रिएक्शन रेट इंक्रीज नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है टेम्परेचर कुड बी द लिमिटिंग एंड कार्बन डाइऑक्साइड कुड बी द लिमिटिंग फैक्टर। तो हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर वाज द लिमिटिंग फैक्टर, इसको हम ए कर लेते हैं। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को भी हम फर्दर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन विल गो अप एट दिस। तो इस तरह जो है हम वन बाय वन एक एक फैक्टर को इंक्रीज करते हैं और देखते हैं कि कौन सा लिमिटिंग फैक्टर था। इट्स वेरी इजी। अच्छा, अब जो है नेक्स्ट हम लीफ का स्ट्रक्चर करते हैं। लीफ का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है, एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर करते हैं, फिर इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं फ्रॉम P1। अच्छा, इसमें जो है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आप देखें, दिस इज द पेटियोल।
इसको हम लीफ स्टॉक भी बोलते हैं। अच्छा, स्ट्रक्चर के साथ साथ हमने क्या करना है, इसका फंक्शन रिलेट करना है विच विल गिव अस मार्क्स। स्ट्रक्चर प्लस फंक्शन, फिर हमें नंबर मिलेंगे। खाली स्ट्रक्चर लिखने के कोई नंबर नहीं है और खाली फंक्शन लिखने के भी नहीं है। अच्छा, दिस इज अ पेटियोल, इसको हम लीफ स्टॉक भी बोलते हैं। पेटियोल का क्या फंक्शन होता है, इट इज यूज टू अटैच द लीफ टू स्टेम। एक तो ये बात होगी, और फोटोसिंथेसिस में या लीफ को जो इसका मेजर बेनिफिट होता है वो क्या होता है, इट कैरीज द लीफ अवे फ्रॉम द स्टेम, लिटिल अवे, ठीक है, सो दैट इट शुड कैप्चर मोर सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। थोड़ा सा दूर हो जाता है स्टेम से या सनलाइट की तरफ जाता है। एज वी हैव सीन के लीव्स बहुत छोटे होते हैं, कुछ प्लांट्स के लीव्स बहुत बड़े भी होते हैं, तो दे आर कैरिड अवे फ्रॉम द स्टेम टू कैप्चर मोर सनलाइट। एक तो इसका, ठीक है, पेटियोल का ये बेनिफिट हो गया। अच्छा, ये जो मिड रिब है, सेंट्रल वन, मिड रिब में क्या चीज प्रेजेंट होती है? यस, महानूर, व्हाट इज प्रेजेंट इन मिड रिब? यस, इट हैज वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट। वेस्कुलर बंडल का मतलब है कि इसमें जाइलम है और इसके अंदर फ्लोएम है। तो अब हमने इसको लिखना कैसे है, अगर मिडरिब आता है या वेस्कुलर बंडल्स हैं तो जाइलम को हम सेपरेट लिखेंगे, फ्लोएम को सेपरेट लिखेंगे, और इसका हम फंक्शन भी लिखेंगे, जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स अमाइनो एसिड्स एंड ग्लूकोज। और कहाँ से कहाँ ये ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं अगर हम वो भी मेंशन कर देंगे तो हमारे जो है 2 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा, देन दिस मिड रिब, एक तो ये इट कंटेन्स वेस्कुलर बंडल्स, और जो सेकंड फंक्शन है मिड रिब का, व्हाट इज द सेकंड फंक्शन, ये सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रही होती है। एज इट इज इन द सेंटर, सो इट इज आल्सो प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द प्लांट। अच्छा, लीफ में जाके ये जो पूरा का पूरा लीफ है, ठीक है, दिस ग्रीन पार्ट, इसको हम ब्लेड भी बोलते हैं और इसको लैमिना भी बोलते हैं। लैमिना जितना ब्रॉड होगा उतनी सनलाइट ज्यादा कैप्चर करेगा प्लांट और उतनी ही ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी, एक। और दूसरा जो है, जितना ये थिन होगा लैमिना, तो उससे क्या होगा, मोर कार्बन डाइऑक्साइड विल बी डिफ्यूज्ड। हमने लास्ट क्लास में हमने डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस में रेस्पिरेटरी सरफेस के कुछ फीचर्स देखे थे, ठीक है। उसमें मैं देखा था कि अगर लीफ जो है इट इज थिन तो रेट ऑफ डिफ्यूजन हाई होगा, ठीक है। इफ इट विल कैप्चर मोर कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या होगी, फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा होगी, सनलाइट भी ब्रॉड लीफ की वजह से इसके पास ज्यादा जा रही है। और तीसरी चीज जो है, अगर ब्रॉड लीफ है तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ स्टोमेटा भी ज्यादा है, ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है डिफ्यूज थ्रू द स्टोमेटा, तो इसका मतलब है कि अगेन फोटोसिंथेसिस के ज्यादा चांसेस हैं। Midrib again in the leaf it divides into smaller veins. Veins again contain xylem and phloem, और xylem और phloem क्या करते हैं, xylem and phloem जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर एंड फूड को। दिस इज द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। इंटरनल भी हम देखते हैं और इसके बाद फिर हम P6 P1 करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लेट्स मूव टू पेपर 1, ठीक है। इसमें हमारे इतने क्वेश्चंस हो जाएंगे जितना हमने स्टडी किए हुए हैं। यस, यस बेटा, कैन यू सी द स्क्रीन? ओके, चलें इसको रीड आउट करें और इसका हम आंसर जो है डिस्कस करते हैं। Which signs show that the plant has been grown in culture solution deficient in magnesium? ठीक है, मैग्नीशियम जो है ये किसके लिए चाहिए होता है, मैग्नीशियम इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग क्लोरोफिल। अच्छा, क्लोरोफिल क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, उसमें इट मेक्स ग्लूकोज, ठीक। अच्छा, ग्लूकोज क्या करता है, ग्लूकोज जो है, अच्छा इससे ज्यादा डिटेल नहीं है। अच्छा, मैग्नीशियम इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इटसेल्फ इज ऑफ ग्रीन कलर and green color of plants is because of chlorophyll. If there is deficiency of chlorophyll तो plants क्या होते हैं,
they become yellow. Their leaves mostly become yellow, which shows that plants are growing in a soil which is deficient in chlorophyll. So purple leaves and poor growth. Poor growth होगी, ठीक है. poor growth की डिटेल जो है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं. Magnesium will make chlorophyll. Chlorophyll will carry out photosynthesis. It will make glucose. This glucose will combine with nitrates, ठीक है. और ये नाइट्रेट्स के साथ मिलके क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म अमाइनो एसिड्स. और अमाइनो एसिड्स क्या बनाएंगे, दे विल फॉर्म प्रोटीन्स. अच्छा, और ये प्रोटीन्स क्या करेंगे, प्रोटीन्स विल मेक, इट विल फॉर्म प्रोटीन्स. प्रोटीन्स विल फॉर्म न्यू सेल्स. और जब न्यू सेल्स बनेंगे तो इट विल इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स. अच्छा, अब हम देखते हैं कि व्हाट आर दे एक्चुअली आस्किंग. ठीक है, दे आर जस्ट आस्किंग कि अगर प्लांट जो है, इफ इट इज ग्रोइंग इन कल्चर सोल्यूशन व्हिच इज डेफिशिएंट इन मैग्नीशियम, पर्पल लीव्स, विल इट हैव द पर्पल लीव्स? नो. ठीक है, तो यहीं से ये इनकरेक्ट हो गया. स्मॉल लीव्स विद थिन स्टेम, स्मॉल लीव्स होंगे. अच्छा, स्मॉल हो सकते हैं अगर ये हमारे पास ग्रोथ कम हो. थिन स्टेम, नो. अच्छा, व्हाइट अपर लीव्स एंड नॉर्मल लोअर लीव्स, नो. ठीक है, व्हाइट लीव्स आर नॉट बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ क्लोरोफिल और डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम. मैग्नीशियम की वजह से वी फाइंड आउट येलो स्टेम एंड येलो लीव्स. यस, सो डी इज द करेक्ट आंसर. अच्छा, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं. दिस इज रिलेटेड टू लिमिटिंग फैक्टर्स. अभी हमने डिस्कस किए हैं. अच्छा, यस, चलें इसको बेटा रीड आउट करें. The graph shows that the rate of photosynthesis of a plant at increasing light intensity at two different carbon dioxide concentrations. The temperature is kept constant. ठीक है, इसमें हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा हुआ है. 30 है, 40 है, 20 है, इट्स कांस्टेंट. कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन जो है इट इज डिफरेंट. एक में आप देखें 0.03% है, दूसरे में आप देखें इट इज 0.06. बिल्कुल ऐसी सिचुएशन अभी हमने डिस्कस की थी. रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब हम देखते हैं व्हाट मे बी द रेट ऑफ, व्हाट मे बी द लिमिटिंग फैक्टर या लिमिटिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट एक्स, एट वाई एंड एट जी. 3 पॉइंट्स के ऊपर क्या हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है. एक्स के ऊपर आप देखिए, एक्स जो है इट्स ऑलमोस्ट, ठीक है, दिस पॉइंट. इस पॉइंट के ऊपर आप देखें हमने लाइट इंटेंसिटी को इंक्रीज किया है. अच्छा, और आप देखें कि एट एक्स जो है व्हाट इज द लिमिटिंग फैक्टर, लाइट इंटेंसिटी इज द लिमिटिंग फैक्टर. क्योंकि हम जब लाइट इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं एट एक्स, तो आप देखें कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीजिंग अप टिल दिस पॉइंट. इसके बाद फर्दर आप देखें हम लाइट इंटेंसिटी को अभी भी इंक्रीज कर रहे हैं बट रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट इंक्रीजिंग. तो इसका मतलब है आफ्टर एक्स, जहां पर भी हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर लाइट इंटेंसिटी है, और इवन एट दिस पॉइंट विच इज लेबल्ड एट एक्स, इसके ऊपर भी लिमिटिंग फैक्टर हमारे पास लाइट इंटेंसिटी है. इसका मतलब है एक्स के ऊपर लिमिटिंग फैक्टर इज लाइट इंटेंसिटी. सो ऑप्शन इज बिटवीन सी एंड डी. वाई आप देखें, वाई के ऊपर हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन है दिस इज 0.06. ओके. अच्छा, जी के ऊपर इट्स अंडरस्टूड. आप देखें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन इट वाज 0.03 इन द स्टार्टिंग. अब हमने इसकी इंक्रीज किया बाय 0.06%. तो रिएक्शन हैज इंक्रीज्ड. ठीक है, आप देखें रिएक्शन रेट यहाँ से यहाँ इंक्रीज हुआ है. तो इसका मतलब है एट दिस पॉइंट what is the limiting factor? कार्बन डाइऑक्साइड इज लिमिटिंग फैक्टर. ठीक है, जी से हमने यहाँ पर हमारे पास जो रेट इंक्रीज हुआ है दिस इज बिकॉज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन. तो ये और ये इन दोनों में से कोई आंसर हो सकता है. लेट्स सी. ठीक है, जी जो है दिस इज द आंसर. और वाई के ऊपर हम देखते हैं अगेन ऑप्शन इज जस्ट वन. इसके ऊपर टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट.
ठीक है, लाइट इंटेंसिटी भी आप देखें कि y के ऊपर स्टिल लाइट इंटेंसिटी इज इंक्रीजिंग, इसका मतलब है कि लाइट इंटेंसिटी इज नॉट द लिमिटिंग फैक्टर, अगेन कार्बन डाइऑक्साइड इज द लिमिटिंग फैक्टर एट y पॉइंट. सो करेक्ट आंसर इज C. Next, which substances are transported in xylem and phloem? जाइलम में हमारे पास क्या ट्रांसपोर्ट होता है? अमाइनो एसिड्स एंड मिनरल आयंस. अमाइनो एसिड्स नहीं होते, मिनरल आयंस होते हैं. ठीक है, अच्छा, मिनरल आयंस एंड सुक्रोज. मिनरल आयंस आर ट्रांसपोर्टेड इन जाइलम बट सुक्रोज इज नॉट ट्रांसपोर्टेड इन जाइलम, इट इज ट्रांसपोर्टेड इन फ्लोएम. सो दिस इज इनकरेक्ट. ओवरऑल ये हमारे पास ऑप्शन इनकरेक्ट हो गई है. नेक्स्ट, मिनरल आयंस एंड वाटर. मिनरल आयंस यस, water is also transported by xylem, this is also correct. Starch, no. Food is never transported in the form of starch, it's always transported in the form of sucrose. Plants में हमेशा sucrose की form में transport होता है food, it's never transported in the form of starch, it is stored in the form of starch. ठीक है, और water transport होता है. दिस इज करेक्ट. और ये जो ऑप्शन है दिस इज इनकरेक्ट. सो अच्छा, यहाँ से जो है दिस ऑप्शन इज करेक्ट. लेट्स सी द अदर ऑप्शंस ऑन द फ्लोएम साइड. अमाइनो एसिड्स यस ये ट्रांसपोर्ट करता है. वाटर जो है इट्स नॉट ट्रांसपोर्टेड थ्रू फ्लोएम. दो अमाइनो एसिड्स मूव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन. ठीक है, और बट सोल्यूशन की फॉर्म में इट इज ट्रांसपोर्टिंग लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर. मेजर जो फंक्शन है इट्स द फंक्शन ऑफ द जाइलम. ठीक है, अच्छा, स्टार्च अभी हमने देखा है कि इट इज नेवर, फूड इज नेवर ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च बिकॉज दे आर द लार्जर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, दे कैन नॉट डिफ्यूज द सेल मेम्ब्रेन, so it's not transported in the form of starch. In then mineral ions, ठीक है, ये हमारे पास ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम नॉट फ्लोएम. इसमें दोनों ही ऑप्शंस इनकरेक्ट हैं. नेक्स्ट, यस, सुक्रोज, इट ट्रांसपोर्ट्स सुक्रोज एंड वाटर. जैसे मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया है कि जो सुक्रोज है इट ट्रांसपोर्ट्स इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन. ठीक है, सोल्यूशन में देयर इज ऑलवेज सॉल्वेंट, वाटर इज प्रेजेंट देयर. अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन भी हम डिस्कस करते हैं. दिस इज करेक्ट. सुक्रोज यस दिस इज करेक्ट, बट स्टार्च दिस इज इनकरेक्ट. सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है दैट कम्स आउट टू बी सी. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. अच्छा, द डायग्राम शोज अ सेक्शन थ्रू अ लीफ. इसमें देखें जो वन है दिस इज द, व्हाट इज वन? One is mesophyll, right? And this is palisade mesophyll. Okay. One जो है one is palisade mesophyll. डिटेल में हम इसका स्ट्रक्चर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे. आई वांटेड टू डिस्कस सम एमसीक्यूज विद योर पेपर 1 क्वेश्चंस ताकि थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाए किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं. अच्छा, 2 जो है व्हाट इज 2 एंड व्हाट इज 3? अच्छा, इसमें आपने याद रखना है कि लीफ में वेस्टवर्ड बंडल्स इस तरह प्रेजेंट होते हैं कि अपर साइड के ऊपर हमेशा देयर इज जाइलम प्रेजेंट और लोअर साइड के ऊपर ऑलवेज देयर इज फ्लोएम प्रेजेंट. ठीक है, तो 2 इज जाइलम एंड 3 इज फ्लोएम. व्हाट इज 5? Yes, 5 is spongy. This is spongy. Spongy mesophyll. ठीक, अच्छा 4 क्या है? What is 4? This is, yes, this is lower. This is lower epidermis. अच्छा, अब हम देखते हैं कि what is the examiner asking? Which cells have the functions shown? Photosynthesis किसका फंक्शन है? अच्छा, ये हमने सेल में भी डिस्कस किया था. देयर आर बेटा 3 सेल्स आपने याद रखना है जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है. वन इज
स्पॉन्जी मेसोफिल, ठीक है। मेसोफिल सेल्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, एक स्पॉन्जी है। सेकेंड टाइप ऑफ द मेसोफिल इज द पैलिसेड मेसोफिल, ये जो इलोंगेटेड है जस्ट बीनीथ द अपर एपिडर्मिस विच कंटेन लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। और इसमें जो है क्या होती है, अच्छा ठीक है, इट हैज लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इट कैरीज आउट मोर फोटोसिंथेसिस। समटाइम्स ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है इन सीक्वेंस के विच कैरीज आउट मोर फोटोसिंथेसिस। तो फर्स्ट नंबर के ऊपर पैलिसेड मेसोफिल है बिकॉज दे कंटेन मोर नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, एक ये रीजन है। और दूसरा रीजन ये है कि एज दे आर जस्ट बीनीथ द एपिडर्मिस और एट द टॉप ऑफ द लीफ, तो दे कैप्चर मोर सनलाइट, तो इनके पास सनलाइट भी ज्यादा है, क्लोरोप्लास्ट भी ज्यादा है। बिकॉज ऑफ दीज टू फैक्टर्स दे कैरी आउट मोर फोटोसिंथेसिस। फर्स्ट नंबर पर इनके पास फोटोसिंथेसिस होती है मैक्सिमम। अच्छा, सेकंड नंबर पर आप देखिए इनके नीचे क्या है, देयर आर स्पॉन्जी मेसोफिल। स्पॉन्जी मेसोफिल में डायग्राम में इट्स आल्सो ऑब्वियस, आप देखें दे हैव एज दे आर स्मॉलर इन साइज, ठीक है, एंड दे आल्सो हैव लेस नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। लेस क्लोरोप्लास्ट की वजह से दे कैरी आउट लेस फोटोसिंथेसिस। ये हमने अभी पीछे लिमिटिंग फैक्टर्स में भी डिस्कस किया है कि अगर कोई भी इनमें से फैक्टर कम होगा तो लेस फोटोसिंथेसिस होगी। तो स्पॉन्जी मेसोफिल्स हैव लेस क्लोरोप्लास्ट, एक ये रीजन है। दूसरा इसका रीजन ये है कि एज दे आर ऑन द थर्ड नंबर, या नीचे होते हैं, ठीक है, मिडल में या ऑन लोअर साइड होते हैं, तो दे कैप्चर वेरी लिटिल सनलाइट। तो सनलाइट इज आल्सो द लिमिटिंग फैक्टर इन स्पॉन्जी मेसोफिल। सेकंड नंबर पर इनके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। अच्छा, इस लीफ में गार्ड सेल इज नॉट शोन। थर्ड नंबर पर जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस होती है वो गार्ड सेल्स के ऊपर होती है। गार्ड सेल्स आर प्रेजेंट इन द लोअर एपिडर्मिस, ठीक है, थर्ड नंबर पर। अगर हमने नंबर या सीक्वेंस हमने मेंशन करना है अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पर पैलिसेड सेल्स विल कैरी आउट मोर फोटोसिंथेसिस, रीजंस अभी मैंने आपको बताए हैं। सेकंड नंबर पर स्पॉन्जी विल कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, थर्ड नंबर पर जो है गार्ड सेल्स विल कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। सो लेट्स सी व्हाट दे आर आस्किंग। फोटोसिंथेसिस किसका फंक्शन है, ठीक है, लेट मी डिक्रीज इट्स साइज ताकि हमें नंबर भी नजर आए। अच्छा, photosynthesis is carried out by, yes Manu beta, if you can answer. Yes, so one is carrying out photosynthesis और दूसरा कौन सा नंबर है, yes 5. So 1 and 5 are carrying out photosynthesis, यहीं से ही हमें आंसर पता चल गया है, A is correct। अच्छा, हम दूसरा भी देखते हैं, 2 and 4, 2 is xylem, ठीक है, तो इट इज ट्रांसपोर्टिंग वाटर, इट इज नॉट कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। 4 जो है, व्हाट इज 4, दिस इज द लोअर एपिडर्मिस, इट्स आल्सो इट डज नॉट कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस क्योंकि इसके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता और ये प्रोटेक्ट कर रहा होता है, सो दिस इज इनकरेक्ट। थर्ड हम देखते हैं 3 and 4, 4 इज अगेन द सेम, 3 इज फ्लोएम व्हिच ट्रांसपोर्ट्स अमीनो एसिड्स एंड सुक्रोज, ये भी इनकरेक्ट हो गया। 4 and 5 हम देखते हैं, यस 5 कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस बट 4 जो है दिस इज अगेन द लोअर एपिडर्मिस, ये कैरी आउट नहीं करता। करेक्ट आंसर फॉर फोटोसिंथेसिस इज ए। ट्रांसपोर्ट भी हम देखते हैं, ट्रांसपोर्ट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स, ठीक है, ये भी ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है फ्रॉम रूट टू एरियल पार्ट्स। अच्छा, फ्लोएम हम देखते हैं, फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, इट इज ट्रांसपोर्टिंग अमीनो एसिड्स एंड सुक्रोज, या फूड ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है, तो इसका भी फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट है। 2 and 3 आर इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट, यहीं से ही पता चल गया है। 1 जो है दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट। अच्छा, एज वी हैव स्टडी लिमिटिंग फैक्टर, तो हम ये लिमिटिंग फैक्टर्स रिलेटेड एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, the graph shows the effect of light intensity on the rate of photosynthesis, ठीक है, light intensity, rate of photosynthesis, light intensity is taken। अच्छा, what do you think what is happening at higher light intensities? अच्छा, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। अगर यहाँ पर मैं आपसे पूछती हूँ कि what do you think could be the limiting factor at this point, ठीक है, थोड़ा सा आगे हो गया है यहाँ पे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज x, यस, इसके बाद क्या लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है, यस टेम्परेचर कुड बी द लिमिटिंग फैक्टर, और क्या हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड कुड आल्सो बी द लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है,
लाइट इंटेंसिटी तो ऑलरेडी हम इंक्रीज कर रहे हैं, बट रेट ऑफ रिएक्शन हैज बिकम कांस्टेंट, इसका मतलब है टेम्परेचर या लाइट इंटेंसिटी, ठीक है, सॉरी, टेम्परेचर एंड कार्बन डाइऑक्साइड कुड बी द लिमिटिंग फैक्टर। लेट्स सी कि हम एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, which statement could explain what is happening at higher light intensities? All the variable, sorry, all the available chloroplasts are fully occupied in light absorption. High light intensities increases the temperature above the optimum temperature. ठीक है, अच्छा, और नेक्स्ट आप ऑप्शन देखें, the chlorophyll in the chloroplast has been damaged. No, chlorophyll is not sensitive to light intensity. ठीक है, ये तो totally incorrect है. The products of photosynthesis accumulate and inhibit photosynthesis. No, ठीक है, products where they're converted into different substances, amino acids, ठीक है, it's converted into starch और वो store हो जाता है. अच्छा, high light intensities increases the temperature above the optimum for photosynthesis. ये भी इंक्रीज होता है लाइट इंटेंसिटीज. अच्छा, इसमें जो है क्या होता है, जब लाइट इंटेंसिटी हाई होती है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है, बट प्लांट्स क्या करते हैं, दे क्लोज देयर स्टोमेटा. ठीक है, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. एंड टू प्रिवेंट एक्सेसिव वाटर लॉस, प्लांट्स जब वो स्टोमेटा क्लोज कर देते हैं. डिफरेंट रीजन की वजह से करते हैं. जब स्टोमेटा क्लोज हो जाता है देन कार्बन डाइऑक्साइड कैन नॉट डिफ्यूज इन, तो फोटोसिंथेसिस भी स्लो डाउन हो जाती है. इसको हम इस तरह रिलेट करेंगे, ऑल द अवेलेबल क्लोरोप्लास्ट आर फुली ऑक्युपाइड इन लाइट एब्जॉर्प्शन. यस, हो सकता है ये. We have discussed one by one. C is totally incorrect. D is totally incorrect. अगर आप B को देखें तो ये incorrect जो indirectly है. ठीक है, so indirectly this is also incorrect. All the available chloroplasts are fully occupied in the light absorption. Yes, this is correct. So A is the correct answer here. अच्छा, this is all for today. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम अगेन प्लांट ट्रांसपोर्ट को ही, प्लांट न्यूट्रिशन को ही कंटिन्यू करेंगे और उसके साथ ही हम पेपर 2 की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमने पेपर 2 जो है किस तरह अटेम्प्ट करना है. राइट, सो आई एम गोइंग टू साइन आउट. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज.